बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक तो हमने पढ़ा था कि सैंपल किस तरह से फिक्स करते हैं। अब हमने उसकी मज़ीद आगे जो प्रोसेसिंग है वो देखना है कि किस तरह से होती है। कल ये भी दो चीज़ें देखी थी कि एक फॉर्मलिन वाला प्रोटोकॉल है, दूसरा क्रायो प्रोटोकॉल है। तो अभी हम देखने लगे हैं 4% जो फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन है फास्फेट बफर लाइन के अंदर, उसका हम किस तरह से सैंपल प्रिपेयर करते हैं, सेक्शन लेते हैं। फॉर 1 लीटर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड add 100 ml of 10x PBS and 700 ml distilled water। इसको हमने हीट कर लेना है तकरीबन 60 डिग्री के ऊपर, लेकिन कोशिश करनी है कि वो बॉइलिंग की तरफ ना जाए, 60 तक ही रहे। उसके बाद ही हमने कुछ ग्राम जो है वो 40 ग्राम पैराफॉर्मेल्डिहाइड पाउडर डाल लेना है, क्योंकि 40 ग्राम जब हम डालेंगे तो वो 4% बन जाएगा। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो पाउडर है ना वो इमीडिएटली डिज़ोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। जिस तरह से पीएच जो है वो बढ़ेगी तो ऐसा ऐसा तो डिज़ोल्व होता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने सोल्यूशन को कूल करना है, फिल्टर कर लेना है। और जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो अगर जितना कम हो गया है वो हम 1 लीटर बना लेंगे उसको डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके। फिर हमने पीएच वगैरह चेक करनी है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो फिर उसको हम थोड़ा सा HCl के ज़रिए से डिल्यूट करके 6.9 पीएच पे ले आएंगे। और सोल्यूशन ये वाला जो अब प्रीपेयर्ड हो चुका है ये 2 to 8 डिग्री पे 1 महीने के लिए स्टोर हो सकता है, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है। फिक्स किस तरह से हमने किया, टिशू को बाई इमर्जिंग इट 10% न्यूट्रल फॉर्मलिन, न्यूट्रल फॉर्मलिन वही जो हमने डिस्कस किया कि जिसमें फास्फेट बफर सलाइन वगैरह डाल देंगे ताकि बफर्ड पीएच हो जाए उसकी, फॉर 4 to 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। बाकी बात ये है कि जो फिक्सेशन का टाइम है वो डिपेंड करता है कि टिश्यू का साइज़ क्या है, उसको टाइम उसको फिक्सेशन के लिए टाइम दिया कितना गया है। फिर हमने टिश्यूज़ को वॉश कर लेना है 3x PBS के अंदर। फिर उसको हमने डिहाइड्रेट करना है जिस तरह से हम रूटीन की प्रोसेसिंग में करते हैं, आपको याद होगा। उस इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल में जाते हैं, उसके बाद हम ज़ाइलिन में जाते हैं। एम्बेड द टिश्यू, उसके बाद टिश्यू को एम्बेड करना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, सॉरी फॉर डिले। अब क्या करना है हमने कि टिश्यू को एम्बेड करना है मोल्टन पैराफिन के अंदर, और उसके बाद हमने उसको 4 डिग्री पे ले आना ताकि सॉलिडिफाई हो जाए। पैराफिन है वो 57 टू 63-65 तक जो है वो हम उसको मेल्ट करते हैं। अब ये जो ब्लॉक्स बन गए हैं इनको हम कहेंगे दीज आर FFPE, मतलब फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक्स हैं, ठीक है। दीज आर चूजन फॉर सेक्शनिंग टिश्यू फेस डाउन इन एन आइस वाटर बाथ। आइस वाटर बाथ में हम रखेंगे ताकि टिश्यूज हाइड्रेट भी हो जाए और क्रैकिंग भी उनकी ना हो। और जो कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो लीवर और स्प्लीन वगैरह के हैं, उनको यही प्रोसेस हमें हो सकता है कि दोबारा से करना पड़ जाए ना। जब पहले हम उसकी ट्रिमिंग कर लेंगे उसके बाद दोबारा फिर थोड़ी देर उसको हम आइस वाटर बाथ पे रख सकते हैं ताकि क्रैकिंग ना हो। दूसरों को भी रख ले तो बेहतर है। अच्छा जी, फिर हमने माइक्रोटोम यूज़ करना है टू कट पैराफिन टिश्यू ब्लॉक्स इन 4 to 10 माइक्रोमीटर, जिस तरह हम रूटीन की हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं ठीक है। वो लेके उसको हमने 37 वाले वाटर बाथ में रख लेना है। फिर उसी तरह से जो फ्लोटिंग टिश्यू सेक्शंस होंगे उसको हम स्लाइड पे ले लेंगे। स्लाइड जो है वो कोटेड होगी जेलेटिन के साथ या पॉलीएल लाइजीन के साथ, ताकि टिश्यू पर सही अडेयर कर जाए। और उसके बाद हमने इनको ड्राई करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए 37 की हॉट प्लेट पे रख लेंगे। यहाँ पे फ़र्क आ गया है कि यहाँ पे हम जो वाटर बाथ का टेम्परेचर है और जो हॉट प्लेट का टेम्परेचर है वो 37 रख रहे हैं। वहाँ पे हमने जो हमारी हॉट प्लेट का टेम्परेचर था वो ज़्यादा रखा हुआ था, जो रूटीन की हिस्टोपैथोलॉजी थी। इसमें हमने इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रख रहे ताकि जो हमने एंटीजन वगैरह डिटेक्ट करने हैं वो कहीं डैमेज ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 आवर हम इसको ओवन में रख देते हैं 40 डिग्री पे। 1 महीने के लिए ये स्लाइड्स हम बगैर स्टेनिंग के भी रख सकते हैं। जब भी हमें नीड हो तो हम उसको स्टेन कर सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ 1 महीना है। यहाँ तक क्लियर होगी बात कि हमने इसको एम्बेडिंग किस तरह से करनी है और सेक्शन किस तरह से लेना है, या कोई Yes, क्वेश्चन है sir. इसका? अच्छा ठीक है। अब हम देखने लगे हैं कि जो फ्रोज़न सैंपल्स हैं, ऊपर तो हमने फॉर्मलिन का देख लिया ना, अब फ्रोज़न सैंपल्स जो हैं उनको हमने किस तरह से प्रोसेस करना। अब इसमें 2 तरह की ऑप्शन है कि पूरा एनिमल हम फ्रीज कर रहे हैं या कि कोई उसका डाइसेक्टेड टिश्यू है। अगर पूरा एनिमल है तो उसको परफ्यूज़ कर लेंगे सलाइन सोल्यूशन के साथ, ताकि ब्लड जो है उसके अंदर से वो वाश आउट हो जाए उसकी वेसल्स के अंदर से। और उसके बाद हम 4% फॉर्मलिन परफ्यूज़ कर देंगे जो उसकी ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। दूसरा डाइसेक्टेड टिश्यू, कोई हमने टिश्यू का पोर्शन लिया हुआ है उसको हम वैसे रख देंगे 4% फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर 4 to 24 आवर्स के लिए, ठीक है। फिर उसको वॉश करेंगे और फिक्स कर देंगे जिस तरह से टिश्यू का साइज़ है, और उस हिसाब से टाइम दे देंगे। ये जो फिक्सेशन है ये उस तरह से ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अब हमने इसको करना है क्रायो प्रोटेक्शन। वो क्या करेंगे कि 10% स्क्रोज सोल्यूशन के साथ हम होल एनिमल को परफ्यूज़ कर देंगे और जो दूसरा टिश्यू है उसको हम इमर्ज कर देंगे ताकि जो 10% स्क्रोज है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमने टिश्यूज़ को OCT क्रायोस्टेट सेक्शनिंग मीडियम में रखना है। OCT मुराद के ऑप्टिमम कटिंग टेम्परेचर जो हमें चाहिए फ्रोजन सेक्शन के लिए मीडियम में रखना है, और उनको स्टोर करना है हमने -80 पे। टिश्यूज़ को हम स्टोर करेंगे -80 पे। ये हमने पहले भी पढ़ा था कल कि अगर हम इनको ज़्यादा अरसा के लिए सेव करना चाहते हैं टिश्यूज़ को तो हम इनको -80 के ऊपर सेव करेंगे। 1 महीना बड़े आराम से ये सेव हो सकते हैं बगैर स्टेन हुए हुए। और जब रेडी टू सेक्शनिंग है, मूव द एम्बेडेड टिश्यू डायरेक्टली इनटू क्रायोस्टेट में ले जाएं, OCT मीडियम के साथ ले जाएं ताकि बाहर भी टिश्यू जो रहेगा वो उसी टेम्परेचर में रहे माइनस के अंदर। इस अंदर जाके क्रायोस्टेट के अंदर माइक्रोटोम के अंदर इसको माउंट करें
फिर उसके बाद टेम्परेचर उतना होने दें जितना हमें चाहिए, और उसके बाद टिश्यू को आप काट लें 5 से 10 या 5 से 20 माइक्रोमीटर थिक सेक्शन आपने जो लेने हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट वो आप ले लेंगे। फिर अगेन टिश्यूज़ को आपने सेक्शंस को माउंट करना है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड जो है वो कोटेड होगी जेलेटिन या पॉलीएलाइजीन के साथ, जिस तरह से ऊपर वाले में हमने पढ़ाया था फिल्म में। और फिर इसका वार्म स्लाइड के ऊपर ये कोल्ड सेक्शन होगा वो हम रख लेंगे और वो ऊपर एडयर हो जाएगी। ये स्लाइड 6 से 12 महीने तक रह सकती हैं अगर हमने इनको -80 में रखा हुआ है। मेथड नंबर 2 जी, दूसरा हम कौन सा मेथड ले सकते हैं? टिश्यू को हमने डाइसेक्ट किया, उसके बाद हमने टिश्यू को फ़ौरन फ्रीज करना है आइसोपेंटेन के अंदर। हमें करना क्या पड़ेगा कि हम एक बॉक्स लेंगे जिसमें ड्राई आइस होगी, उसके अंदर हम आइसोपेंटेन को पोर कर देंगे और फिर उसके अंदर जो है हम टिश्यू रख देंगे, तो ये भी उसी तरह से फ्रीज हो जाएगा। लेकिन ये मेथड नंबर 2 है, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये भी यूज़ कर सकते हैं। हमने वेट करना है जब तक कि टिश्यू कम्प्लीटली फ्रोजन ना हो जाए, जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो मिल ना जाए। उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है क्रायोस्टेट के अंदर। क्रायोस्टेट के अंदर माइक्रोटॉम लगा हुआ है, वहाँ पे जब टेम्परेचर टिश्यू का और माइक्रोटॉम का बराबर हो जाएगा तो फिर हम उसको कटिंग कर लेंगे। फिर अगेन इसको भी हमने काटना है 5 से 20 माइक्रोमीटर में। फिर अगेन इसको हम माउंट करेंगे जेलेटिन या पॉलीएलाइजीन वाली कोटिंग के साथ। और ये स्लाइड भी जिस तरह से मेथड 1 में स्टोर हो सकती है 6 to 12 मंथ्स, ये भी स्टोर हो सकती है -80 के ऊपर। इसमें एक और स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, वो ये है कि स्लाइड फ्रीजर से जब हम निकालेंगे तो इनको हम अगेन फिक्स कर लेंगे कोल्ड फिक्सेटिव के साथ, जो एसीटोन या मेथनॉल है, और एंड पे हम स्टेनिंग पे चले जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? कटिंग फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू के लिए किस तरह से होनी है, और फ्रीज ड्राइंग टिश्यू के लिए किस तरह से होनी है। फ्रीज ड्राइंग के आगे 2 मेथड है, ये दोनों भी हमने पढ़ लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन? किधर है सारे, सो तो नहीं गए? नो सर। 60 बच्चे हैं भाई, किधर हो सारे? आर यू स्लीपिंग? नो सर। नो सर। गुड, नो सर। वेरी गुड, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा जी एपिटोप रिट्रीवल। ये डिस्कस किया था हमने कि जो फॉर्मलिन वगैरह जो फिक्सेशन है वो एपिटोप्स को मास्क कर देती है, छुपा देती है बाजू का, तो उनको हमने वापस रिट्रीव करना है क्योंकि हमने डिटेक्ट तो उनको करना है। फॉर्मलिन इज सुपीरियर फिक्सेटिव फॉर प्रिजर्विंग मार्फोलॉजी। टिश्यू की मार्फोलॉजी को तो बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करता है, बट इट आल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट्स आईएचसी स्टेनिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की जो स्टेनिंग है उसको ये इफेक्ट करता है। क्यों? बाय मास्किंग दी एंटीजेंस एंड रिस्ट्रिक्टिंग एंटीबॉडी टारगेट बाइंडिंग साइट। ठीक है जी, ये मास्क कर देता है, इसलिए साइट्स जो है वो हमें कम मिलती हैं। होती कैसे है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉस लिंक्स क्रिएटेड बिटवीन अमाइनो एसिड्स विद इन द टारगेट एंटीजेंस एंड बिटवीन प्रोटीन सराउंडिंग द टारगेट एंटीजन। अमाइनो एसिड और प्रोटीन के दरमियान क्रॉस लिंक्स जो बनते हैं, फॉर्मलिन जो बनाती है उसको फिक्स करने के लिए, उसकी वजह से जो हमारे टारगेट एंटीजन है वो मास्क हो जाते हैं, छुप जाते हैं। These crosslinks can impede an antibody from accessing its epitope, limiting the ability to detect antigen in formalin fixed tissue samples। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमें वीक सिग्नल आएगा, वीक रिजल्ट आएगा, या कोई बैकग्राउंड हमें नज़र आ रही होगी जो कि अनडिजायरेबल होगी। These masked epitopes can be recovered with an antigen retrieval step। इसमें हमने एक एंटीजन रिट्रीवल स्टेप ऐड करना है ताकि ये हमारे एपिटोप्स नज़र आ जाए। प्रोटीलिटिक, अच्छा इसमें 2 तरह के हैं जनाब, PIER और HIER। पहला है प्रोटीलिटिक इंड्यूस्ड एपिटोप रिट्रीवल मेथड, दूसरा हीट इंड्यूस्ड एपिटोप रिट्रीवल मेथड। ठीक है, ये एंटीजन को रिट्रीव करने के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं।
हीट इंड्यूस और प्रोटियोलिटिक। नाम से भी जाहिर है कि हीट में हीट होगी और प्रोटियोलिटिक में एंजाइमेटिक होगा यूज़ होगा। टिश्यू में कौन सा है जी? टिश्यू FFP फ्रोज़न दोनों यूज़ कर सकते हैं हम HIER में, और PIER में सिर्फ फ्रोज़न टिश्यू हम यूज़ करेंगे। पहली चॉइस क्या है? हीट इंड्यूस मेथड है, लेकिन सेकंड चॉइस है जो हमारा प्रोटियोलिटिक भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श साबित होता है। ये देखें जी, जब हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी तो इस तरह का रिजल्ट आया था। जब हमने एसिडिक ट्रीटमेंट की pH 5 के ऊपर तो इस तरह का रिजल्ट आया। जब 7 के ऊपर की तो ये रिजल्ट्स आए, और जब 9.5 पे की तो ये रिजल्ट्स आए। इसमें बैकग्राउंड नहीं आया, इसमें क्लियर ये हमारी जो सेल्स हैं वो लेबल हो गए। इस तरह से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो एंटीजन रिट्रीवल मेथड जो है, इट कैन इनहेंस द डिटेक्शन ऑफ एनी टिश्यूज। ठीक है जी। ये सर्च पेपर है एक, उसके उन्होंने दिए है डेटा। सवाल ये है कि क्या ये बहुत ज़रूरी है? तो जवाब इसका ये है कि जो फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी एंटीजन जो है ना वो क्रॉस लिंक हो गए होंगे, तो इस वजह से उनको तो चाहिए ही होगी। लेकिन कुछ ऐसे टारगेट एंटीजन हैं जो इस मेथड के ज़रिए उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो पहले मास्क नहीं होते, अब मास्क हो गए होते हैं। तो इसलिए उन एंटीजन के लिए हम ये प्रोसीजर स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रोज़न टिश्यू यूज़ कर रहे हैं पॉलीक्लोनल प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए और बफर कंडीशन ऑप्टिमल है, तो हमें ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हार्श साबित होगा, जो कि टिश्यू को डैमेज कर सकता है। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी उसके पास एबिलिटी है कि वो ज़रा ज़्यादा डिटेक्ट कर सकती है एंटीजन को एज़ कम्पेयर टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है। फिर अगर सोल्यूशन के अंदर चेंज इन pH आ गई है तो हो सकता है कि हम कोई इनक्यूबेशन टाइम बढ़ा दें या pH चेंज करके इस तरह ले आएँ कि प्राइमरी एंटीबॉडी भी अच्छी तरह से एंटीजन्स को ढूंढ के उनके साथ बाइट हो सके, तो फिर भी हमें एंटीजन रिट्रीवल मेथड नहीं चाहिए होगा। लेकिन प्रैक्टिस यही है कि जो फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू है उनमें आमतौर पर चाहिए होता है, और फ्रोज़न में हो सकता है हम स्किप कर लें। जी, ये जनरल इंट्रोडक्शन की समझ आ गई एपिटॉप रिट्रीवल की? जी बेटा, समझ आ गई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। अब है जी, हीट इंड्यूस मेथड का प्रोटोकॉल हम क्या यूज़ करेंगे। इसी तरह प्रोटीन इंड्यूस का भी देख लेंगे हम, एंजाइमेटिक इंड्यूस का। हमारे पास 3 बफर ऑप्शंस हैं जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उनमें से हमने एक यूज़ करना है। या स्ट्रेट बफर यूज़ कर सकते हैं, या ट्रिस बफर सिलाइन यूज़ कर सकते हैं, या EDTA बफर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने रिट्रीवल सोल्यूशन को प्री हीट करना है एक स्टेनिंग डिश के अंदर 95 to 100 डिग्री पे। हम इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं या किसी स्टीमर के ऊपर भी कर सकते हैं। फिर स्लाइड्स को हमने इसमें डाल देना है उस स्टेनिंग डिश के अंदर, ऊपर से हमने लिड लगा देना है, और 20 to 40 मिनट इसको हम इनक्यूबेट करेंगे। फिर जो है स्टेनिंग डिश को हम रिमूव करके उससे स्टीमर से या माइक्रोवेव ओवन के अंदर से लैब बेंच के अंदर रूम टेम्परेचर पे हम इसको रख लेंगे। उसके बाद 20 से 30 मिनट हम देंगे कि क्योंकि स्लाइड्स 90 to 100 पे थी तो पहले वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। फॉर एल्डिहाइड फिक्स्ड टिश्यूज ट्राई यूजिंग द स्ट्रेट बफर एंड रिड्यूस इंक्यूबेशन टाइम टू 5 to 7 मिनट्स। अगर हमने फॉर्मलिन की बजाय एल्डिहाइड में फिक्स किए हैं टिश्यू, तो फिर हम स्ट्रेट बफर यूज़ करेंगे और इंक्यूबेशन टाइम 5 से 7 मिनट देंगे, 20 से 30 मिनट नहीं देंगे। नहीं, कल देने हैं। अच्छा जी। अब प्रोटोकॉल है जी प्रोटीन इंड्यूस मेथड का।
सबसे पहले हमने दो बफर ऑप्शन हैं जिनमें से एक सिलेक्ट करना है। एक ट्रिप्सिन वर्किंग सोल्यूशन है, दूसरा प्रोटीनेज के है, ठीक है, पीके। तो सिलेक्शन सेक्शंस को सबसे पहले हम कवर कर लेंगे इसी बफर के साथ। उसके बाद इनक्यूबेट करेंगे 37 के ऊपर 10 से 20 मिनट के लिए, और रूम टेम्परेचर पे कूल कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये भी मेथड अडॉप्ट हो सकता है, ये निस्बतन क्विक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है जी। अब लास्ट इसका आज का टॉपिक हम पढ़ लेते हैं कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को हमने कैसे ब्लॉक करना है। मतलब क्या हुआ कि जो एपिटोप रिट्रीवल मेथड था वो इसलिए था कि हमारी अपनी एंटीजन मास्क होगी हुई थी, उनको हमने वाजे करना था। अब है कि कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जहाँ पे एंटीबॉडी अनडिजायर्ड होती है कि वो वहाँ पे अटैच हो, लेकिन वो जाके अटैच हो रही होती है। इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देती है ये। इसको हमने ब्लॉक करना है। एंटीजन को हमने रिट्रीव करना है और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को हमने ब्लॉक करना है। तो ये तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही है जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक्यूरेट एक्सप्रेशन लें। तो उसके लिए हमें कुछ इंटरेक्शंस होती है जो कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग की तरफ चली जाती हैं, जो वो हाइड्रोफोबिक हो सकती है, एनायनिक इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बाइंडिंग हो सकती है। तो इसके लिए जो कॉमन बफर है जो यूज़ किए जाते हैं वो BSA है, कैजीन है, या कमर्शियल बफर्स है। अगर हम नॉर्मल सीरम के साथ ये काम करना चाह रहे हैं तो वो सेम होना चाहिए, जिस तरह से सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो उसी सीरम सोर्स का हो। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने गोट ओरिजिन से अगर लिया तो भाई ये सीरम भी गोट का होना चाहिए। जब ब्लॉक नहीं किया था हमने नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को तो ये जगह जगह ब्लॉक हो गया हमारा जो है स्टेन। तो ये देखें इस तरह का रिजल्ट आ गया, क्लैरिफाई नहीं हो सके। और जब हमने नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को ब्लॉक कर लिया तो सिर्फ ये हमारे पास रेलिवेंट रिजल्ट ही आया, बैकग्राउंड स्टेनिंग कम हो गई। Blocking other reactive epitopes and quenching endogenous enzymatic reactions in tissue samples prior to the primary antibody incubation steps also prevents non-specific binding. Non-specific binding नहीं होगी तो false positive results नहीं आएंगे। जो हमारी इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो एक्यूरेट होगी, फॉल्स नहीं होगी। खास तौर पे उन टिश्यूज़ के अंदर जिनके अंदर एलिवेटेड लेवल हैं फ्लेवल्स और पोरफायरिया के, उनमें नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ज़्यादा होती है। नॉन स्पेसिफिक स्टेनिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन यूजिंग कॉमन डिटेक्शन रिएजेंट्स एंड टिप्स ऑन हाउ टू मिनिमाइज हाई बैकग्राउंड सिग्नल आर लिस्टेड इन टेबल 1। ठीक है जी, कि वो बताया गया कि कौन सी चीज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, वो आगे टेबल 1 में हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि डिटेक्शन मेथड शुड बी कंपेटेबल विद सैंपल टिश्यू। For detecting a low abundance protein in tissues with high level of endogenous biotin, consider using a polymer based signal amplification method। ठीक है, मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ हैं और मुख्तलिफ जो हम चीज़ें डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम मेथड को अडॉप्ट करेंगे। और बफर जो हमने कौन सा लेना है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए रोकने के लिए, वो भी डिटेक्ट करेगा, वो भी इस पर डिपेंड करेगा कि हमने डिटेक्शन मेथड आगे कौन सा यूज़ करना है। अगर हम अल्कलाइन फास्फेटेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम ब्लॉकिंग सीरम यूज़ करेंगे ट्रिस बफर्स लाइन के अंदर जो डिल्यूटेड होता है, क्योंकि PBS जो है वो इंटरफेयर कर लेगा अल्कलाइन फास्फेटेज के साथ। जी, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एंडोजिनस एक्टिविटी अगर हमने रोकनी है तो हम देखेंगे कि क्या यूज़ कर रहे हैं, पारऑक्सीडेज, और रिएक्टिव एपिटोप्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बायोटीन। पारऑक्सीडेज क्या करेगा कि टिश्यूज़ विद हाई एक्टिविटी जो है, फॉर एग्जांपल किडनी लिवर है और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स हैं, इनके लिए ये यूज़ करते हैं हम पारऑक्सीडेज।
इसमें एक स्टेप इफेक्ट भी हो सकता है, जो आगे हमने क्रोमोजेनिक डिटेक्शन करनी है। अगर हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड एंजाइम हमने आगे यूज़ करना है तो फिर ये स्टेप पेरोक्सीडेज इसको इफेक्ट कर सकता है। करना कैसा है जी? ट्रीट टिश्यू विद 3 to 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन मेथनॉल प्रायर टू इंक्यूबेशन। इसमें जो हमने इंक्यूबेशन करनी है उससे पहले क्या करेंगे कि सैंपल को इंक्यूबेट करेंगे विद DAB सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट होगा, ठीक है जी। अब आ गई बायोटीन। इसमें रिएक्टिव टिश्यू कौन से हम जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं? वो लीवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, ब्रेन वगैरह है। इसमें अगर हम बायोटीन कंजुगेटेड क्रोमोजेनिक डिटेक्शन कर रहे हैं, जो फादर ऑक्सीडेज था इसमें HRP कर रहे हैं और इसमें कर रहे हैं हम बायोटीन कंजुगेटेड रिएजेंट्स, तो ये स्टेप जो है ये इफेक्ट हो सकता है। करना कैसे है कि ट्रीट द टिश्यू विद एविडीन प्रायर टू इंक्यूबेशन विद बायोटीन, ठीक है जी। पहले एविडीन के साथ करेंगे उसको इंक्यूबेट, फिर बायोटीन के साथ करेंगे। देन ट्रीट द सैंपल विद बायोटीन टू ब्लॉक एडिशनल बायोटीन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एविडीन मॉलिक्यूल। इसमें बैकग्राउंड कंट्रोल हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि एंटीबॉडी इंक्यूबेशन स्टेप से पहले इस सैंपल को इंक्यूबेट करें एविडीन बायोटीन कम्प्लेक्स या एक स्टेप्ड एविडीन कम्प्लेक्स होता है तो उसके साथ, ठीक है जी। और इसका जो एंड में ब्राउन कलर हमें आएगा कि हमें पता चल जाएगा कि एविडीन बायोटीन डिपॉजिट हो चुकी है। अब है जी फास्फेटेज और ऑटोफ्लोरेसेंस। फास्फेटेज में इंटेस्टाइन, किडनी, लिम्फाइड वगैरह हम कर सकते हैं। इसमें भी AP जो है अल्कलाइल फास्फेटेज वाला स्टेप जो है वो इफेक्ट हो सकता है। ट्रीट टिश्यू सेक्शन विद 1 मिलीमोलर लिवामिसोल प्रायर टू इंक्यूबेशन विद AP कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है जी। पहले लिवामिसोल के साथ हम ट्रीट करेंगे, फिर उसको हम अल्कलाइन फास्फेटेज के साथ ट्रीट करेंगे। और अगर हम इंटेस्टाइन यूज़ कर रहे हैं तो पहले लिवामिसोल की जगह पे हम 1% एस्टिकेट यूज़ करेंगे। इसमें इस स्टेप से पहले हम इसको नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर इंक्यूबेट कर लेंगे। इसमें ब्लू कलर आएगा एंड के ऊपर। ऑटोफ्लोरेसेंस, पैंक्रियाज, ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स वगैरह या दूसरे जो पिगमेंटेड सेल्स हैं उनके लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस डिटेक्शन जो है मोस्ट सिवियर इन दी शॉर्टर विजिबल फ्लोरेसेंस, जो शॉर्टर वेवलेंथ है फ्लोरेसेंस की उसमें काफ़ी सिवियर नज़र आती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। जी, ब्लॉक करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्रेट हम यूज़ करेंगे फास्फेट बफर सलाइन के अंदर। और फिर हम फ्लोरोक्रोम जो है वो चूज़ कर लेंगे जो कि इन वेवलेंथ के ऊपर अनफेक्टेड हों, ख़राब ना हो रहे हों या उनके रिजल्ट ठीक आ रहे हों। और एंड पे हम टिश्यू को जो है